Hello everyone. Today we will start with social and political life, class 7, chapter 1 on equality. इंडिया एक डेमोक्रेसी है जो कि ऑलरेडी क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो। इसके बारे में, इसके की एलिमेंट्स के बारे में कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये वर्क कर रही होती है, लोगों की पार्टिसिपेशन क्या है, रेजोल्यूशंस जो होते हैं कि कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, इन सब चीज़ों की, और इक्वालिटी के की फीचर्स डेमोक्रेसी में कितने ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे फंक्शन कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम उसी के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में और कैसे इसे इक्वल राइट मिले हुए हैं हर एक पर्सन को इंडिया में। सो इस चीज़ के बारे में समझने के लिए लेट्स बिगिन विद कांता स्टोरी। कांता की स्टोरी के साथ में ये कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता दोनों लाइन में लगी हुई है और उनके जो सर हैं वो भी वहीं पे लाइन में खड़े हैं वोट कास्ट करने के लिए। कांता सुजा से कह रही है कि कितना अच्छा है ना कि हम सबके पास इक्वल राइट है, वी आर इक्वल सिटीज़न। इवन जैन साहब भी इसी लाइन में खड़े हैं। सुजा जवाब दे रही है हाँ। तब तक कांता की टर्न आ गई। उसके फ्रेंड ने कहा जाओ ये तुम्हारी टर्न है। वो माइंड में सोच रही है कि मैं उसी को वोट करूँगी जिसने मेरे एरिया में पाइपलाइन के लिए मुझे तसल्ली। अब इतना सोचते हुए जब वो आगे वोट कास्ट कर चुके हैं, बाहर निकले हैं, तो सर उनके जो जैन साहब है वो कार में बैठ के जा चुके हैं उन्हें बाय करके। और रास्ते में जाते हुए कांता अपनी फ्रेंड को बता रही है कि गुड़िया बीमार है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन उससे पहले जैन साहब के घर का काम भी ख़त्म करना है ताकि कुछ एडवांस ले सके। वो अपने घर गई, उसने पीने के लिए कुछ दिया अपनी बेटी को और कहा कि जब शाम को मैं वापस आऊँगी तो हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे। पर ये बहुत हैरानी की बात नहीं है कि गुड़िया इसलिए बीमार हो रही है क्योंकि बस्ती में जल्दी सफाई होती ही नहीं है। जब वो वहाँ पे वर्क करने पहुँचती है तो उसकी मालकिन उसे ढंग से काम करने के लिए कहती है, एडवांस देते हुए कहती है कि इसकी आदत मत बना लेना। कांता कह रही है नो मैम। जब वो घर पहुंची, अपनी बेटी को लेके गई, अपनी बेटी को तसल्ली दे रही है लाइन में लगे लगे कि थोड़ी देर और, लेकिन अपने दिमाग में, उसके अपने माइंड में चल रहा है कि जैन मैडम और जैन साहब जो हैं, ठीक है, वोट कास्ट करने के लिए सेम लाइन में खड़े हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे बीमार होते हैं तो क्या तब भी उन्हें ऐसी ही लाइन में खड़े होना पड़ेगा। तो इस स्टोरी से कहीं ना कहीं हमें एक इक्वालिटी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है वो मिली, जो है इक्वल राइट टू वोट। स्टोरी जो है वोट कास्ट करते हुए शुरू हुई है। अलग अलग तरह के लोग वहाँ पे खड़े थे। कांता ने रिकॉग्नाइज़ किया कि वहाँ पे उसके एम्प्लॉयर अशोक जैन, छोटेलाल, ये सब भी खड़े हैं, उसके नेबर्स खड़े हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक पर्सन, हर एक धर्म, एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन के पास इक्वल राइट होता है, चाहे वो रिच है या पुअर है, जिससे कि हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नेम से भी जानते हैं। डेमोक्रेसी का ये काफ़ी ज़रूरी एस्पेक्ट है। ये आइडिया जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का इक्वालिटी पे बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक अडल्ट जो है कंट्री का, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, किसी भी कम्युनिटी का है, उसके पास वन वोट होगा और हर एक पर्सन की वोट की इक्वल वैल्यू होगी। कांता काफ़ी एक्साइटेड थी वोट कास्ट करने के लिए, हैप्पी थी कि वो इक्वल है सबके और वोट कास्ट कर रही है। पर जैसे जैसे दिन आगे बीता, कांता की ये एक्साइटमेंट कम होती चली गई इक्वालिटी को लेके। उसके माइंड में जो आ रहा था वो कम होता चला गया और अब कांता अनश्योर थी अपने लाइफ को लेके कि क्या सच में इक्वल लाइफ है। स्लम एरियाज़ में जहाँ पे ड्रेनेज नहीं है, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो लंबी लंबी लाइन में लगे रहना पड़ता है, पैसे उधार लेके फिर उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। उनकी जॉब जो है एक डोमेस्टिक हेल्पर की हैं और किसी तरह से वो अपना काम ख़त्म करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की लाइन में सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं ताकि अपने बच्चों का इलाज करवा सकें। वो इक्वल कैसे हुए हैं? सो ये एक अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी है। कांता जो कि उन लोगों में से एक है डोमेस्टिक इंडिया के बीच में, जहाँ पे हमारे पास वोट का राइट तो है पर अपनी डेली लिविंग में, वर्किंग कंडीशंस में इक्वल हम लोग नहीं भी हैं, उससे काफ़ी दूर हैं हम जो पुअर हैं उन्हें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है इनइक्वालिटीज़ में उनको। लेट अस रीड। अब इसको पढ़ने के लिए हमें आगे एक स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं। दो स्टोरीज़ आगे दी हुई हैं। हर एक स्टोरीज़ जो हैं वो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड हैं, जो रिफ्लेक्ट कर रही है कि कैसे हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ पाई जा रही हैं। फर्स्ट वन, इनइक्वालिटी को शो करने के लिए कास्ट सिस्टम की, एक रूरल इंडिया में कास्ट जो है आइडेंटिटी बन जाती हैं और कैसे लोग उसी को लर्न करते हैं, उसी को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी बहुत ही कम एज को, वो दिखाया गया है। ये एक अर्बन एरिया है, अर्बन इंडिया की ही स्टोरी है, जो कि हमेशा हमें सोचने के लिए बिलीव हमारा बना देती है कि कैसे कास्ट जो है वो बहुत बड़ा मेजर रोल निभा रही है। पर मैट्रिमोनियल साइट्स पे जब हम देखते हैं, वहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में वहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड होते हैं कि ओनली ब्राह्मण्स और ओनली हिंदूज, जैसे कि ये साइड में आपको मैट्रिमोनियल साइट्स के कुछ आर्टिकल्स दिख भी रहे हैं। और
काफ़ी क्वालिफाइड लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उन्हें अपनी ही कास्ट के लोग चाहिए मैरिज के लिए। और उसके अलावा एक एक्सपीरियंस करने के लिए हम एक दलित चाइल्ड जो है उसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी आपने 6th क्लास में समझ लिया है कि दलित क्या होता है। एक ऐसी टर्म होती है जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे होते हैं। दैट मीन्स कि दलित वर्ड से अगर मीनिंग पूछा जाए तो इसका मतलब होता है ब्रोकन। ये लोअर कास्ट से रिलेटेड होते हैं, इन्हें बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, जिसका एक एग्जांपल है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये काफ़ी फेमस दलित राइटर थे। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जूठन। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी है। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अपनी क्लास में सबसे अलग बैठना पड़ता था, कई बार ज़मीन पे, इवन कई बार उन्हें कमरे के बाहर दरवाजे के बाहर बैठ के ही पढ़ना पड़ता था। कई बार उन्हें बिना किसी रीज़न के मारा जाता था। और जब वो 4th क्लास में थे उस टाइम में हेडमास्टर ने ओम प्रकाश को ये कहा कि उसे स्कूल साफ़ करना और प्लेग्राउंड भी। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये भी मेंशन किए कि वो ग्राउंड जो था वो काफ़ी बड़ा था, जो कि उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से वो काम किया। उसका फेस जो था पूरा डस्ट से कवर हो चुका था, डस्ट जो है उसके माउथ के अंदर जा चुकी थी। अदर चिल्ड्रंस जो थे वो आराम से बैठ के पढ़ रहे थे और वो सफाई कर रहा था। हेडमास्टर ने उसने कमरे में बैठे बैठे देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। इवन उसने उसे ये भी अलाउ नहीं किया कि वो नॉर्मल रनिंग वाटर से पानी पी सके। उसने पूरे दिन पूरे स्कूल की सफाई की और डोर्स विंडोज़ ये सारी चीज़ें साफ़ की। सारी टीचर इस चीज़ को देख रहे थे कि बॉयज़ जो है वो इन चीज़ों का एक स्पेक्टिकल बन चुका है। ओम प्रकाश जो थे वो स्कूल को साफ़ कर रहे थे, प्लेग्राउंड साफ़ कर रहे थे। कई दिनों तक उन्होंने ऐसा किया, तब तक जब तक कि उनके फादर ने उनको ऐसा करते नहीं देखा। वो वहीं से पास आउट हो रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उसका बेटा जो है वो सफाई कर रहा है। उन्होंने जाके उन टीचर्स के सामने कहा कि और कि ये गलत है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि का हाथ पकड़ा और वहाँ से लेके चले गए। यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो, सो आई एम लिविंग नाउ, हम लिव कर रहे हैं। पर ये चीज़ याद रखिएगा मास्टर, ये भी स्टडी करेगा और आगे स्कूल में जैसे मर्जी, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर। और बहुत कुछ इसके आगे भी हैं। चिकन स्टोरी बेस्ड है एक इंसिडेंट पे जहाँ पे ये था, और काफ़ी ये इंडिया की लार्जर सिटी की है। ये स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, जो कि रेंट पे रूम लेना चाहते थे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपार्टमेंट्स में गए ताकि वो रूम ले सके, लेकिन उनका नेम सुन के कोई भी उन्हें अपार्टमेंट नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो हिंदू एरियाज़ थे और कोई कभी कोई बहाना बना रहा था कि यहाँ पे नॉन वेज लोग नहीं रह सकते, नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं रह सकते। किसी का कोई एक्सक्यूज़ था। तो जो उनका ब्रोकर था उसने उन्हें एडवाइस की कि एक काम कीजिए, आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार के नेम से हम सबसे मीट करवा दें ताकि आपको अपार्टमेंट मिल सके। लेकिन वो इस चीज़ को लेके एग्री नहीं हुए और उन्हें कई महीने तक सिर्फ अपार्टमेंट को फाइंड करने के लिए ही घूमना पड़ा। फाइनली उन्हें एक प्लेस मिल गया जहाँ पे वो रह सकते थे, लेकिन ऐसा ही क्यों हुआ कि उनको उनके नेम के बेस पे अपार्टमेंट नहीं मिल पा रहा था। नेक्स्ट वन इज़ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। हम सब समझते हैं कि चाहे कास्ट हैं, कोई भी रिलीजन है, हम किसी भी धर्म से, मेल हैं फीमेल हैं, हम सब की अपनी एक डिग्निटी है। वैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी भी तो, उनकी भी तो डिग्निटी है। उन्हें अनइक्वल क्यों शो किया जा रहा था? किसी की डिग्निटी को वायलेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं या अंसारी है। हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब इनकी स्टोरीज देखी जाए तो क्यों उसी को पिक किया गया स्कूल को साफ़ करने के लिए, या फिर क्यों उन्हीं के साथ में ये सारे अनइक्वल चीज़ें हुई, या फिर अंसारी को ही ये चीज़ें क्यों फेस करनी पड़ी कि उसको अपना नेम चेंज करने के लिए सजेशन मिली। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अभी भी लोगों की सोच जो है वो नहीं ओपन हुई है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी कहाँ है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ये रिकॉग्नाइज करता है कि हर एक पर्सन इक्वल है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन कंट्री का, चाहे वो मेल है फीमेल है, हर एक पर्सन के पास अपने इक्वल राइट्स हैं। किसी तरह की उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में से। पर अगर बात की जाए पार्लियामेंट में, जहाँ पे सारे लॉज बनते हैं, रूल्स बनते हैं, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना कि जिससे इन डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके। काफ़ी टाइम तक इन चीज़ों को फेस किया गया और इसके कारण से डिग्निटी और इक्वालिटी नहीं भी हो पा रही थी। फिर रिकॉग्नाइज़ किया गया कि इक्वालिटी जो है ये अलग अलग प्रोविजंस के अंडर होनी चाहिए। हर एक पर्सन के पास जो है इक्वल राइट्स होना चाहिए ताकि कानून के सामने सब बराबर रहें। और इस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ
इन कंट्री जो है इंडिया का, वो और कांता सबके पास इक्वल राइट्स हों। दैट मीन्स किसी तरह का कोई भेदभाव इन लोगों के बीच में ना हो। तो दो ऐसे तरीके जिसके ज़रिए गवर्नमेंट ने इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। पहली तो ये कि उन्होंने कुछ लॉ बनाए, और दूसरा अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाई ताकि उस चीज़ों का बेनिफिट भी लोग उठा सकें। अलग अलग लॉ जो थे वो उनको एक बराबर ट्रीट करने के लिए ज़रूरी थे। अब इन्हीं तरह की स्कीम्स के बीच में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम थी मिड डे मील स्कीम, जो कि रेफ़र करती थी गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूल्स के बीच में, जिसमें उनको पका पकाया खाना मिलता था। तमिलनाडु वो फर्स्ट स्टेट था, इम्पॉर्टेंट वन। तमिलनाडु वो फर्स्ट स्टेट था जो 2001 में बना था, जिसने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की थी 2001 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में पूछा और कहा कि इन नेक्स्ट 6 मंथ बाकी के स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसे शुरू कर देना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डालते हैं। पुअर चिल्ड्रंस जो थे, जो बिना रीज़न के या फिर फूड की कमी के कारण से स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे, उनको अब इस तरह की फैसिलिटी मिल गई थी कि उनकी मदर उनको वहाँ छोड़ के जा सकती थी और काम से वापस आके उनको खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं थी। दैट मीन्स अब वो स्कूल में ही खाना खा के वहीं पे आके पढ़ाई कर सकते थे। दलित वीमेंस जो थी वो ही यहाँ पे एज अ कुक एम्प्लॉय बनती थी। मिड डे मील प्रोग्राम्स जो हैं ये हंगर को, पुअर चिल्ड्रंस के कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए, शांत करने के लिए ज़रूरी था। और इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे खाली पेट होंगे तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं भी कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बनाए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इस इक्वालिटी के बीच में। और मिड डे मील की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़रूरी थी ताकि इनरोलमेंट, बच्चों की अटेंडेंस को बढ़ाया जा सके। बच्चे हाफ टाइम में चले जाते थे और फिर वापस ही नहीं आते थे। तो इस तरह की सिचुएशन इसलिए होती थी क्योंकि वो खाना खाने जाते थे और उसके बाद में वो अपने काम में बिज़ी हो जाते थे। लेकिन फिर भी बहुत तरह के ऐसे एटीट्यूड्स थे कि ये बहुत स्लोली चेंज हुआ। इक्वालिटी बहुत धीरे धीरे आई। इश्यूज़ क्या थे इन डेमोक्रेसी के बीच में इक्वालिटीज़ को लेके? लोग जो थे इंडिया के, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते तो थे इनइक्वल्स, लेकिन स्ट्रगल जो थी ये कंटिन्यू ही हो रही थी। सच्चाई ये थी कि डेमोक्रेटिक कंट्री का एक पार्ट होने के बावजूद यहाँ पे बहुत तरह के भेदभाव, बहुत तरह की कम्युनिटीज़ अभी भी चल रही थी। जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वहाँ पे भी अफ्रीकन अमेरिकन जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने स्लेव्स रखे हुए थे अफ्रीका के, और उन स्लेव्स के साथ में वो अनइक्वल बिहेव ही करते थे। 1950 तक उन्होंने ऐसा ही किया और 1950 में फाइनली इक्वल राइट मिले अफ्रीकन अमेरिकन्स को भी। प्रायर अगर बात की जाए तो अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाता था यूएसए में, और उन्हें डिनाई किया गया था कि उनके पास इक्वल राइट्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती थी कि वो वाइट पर्सनस के साथ में बैठ सके। सिर्फ वो उस चीज़ पे ही उनकी बैठने की परमिशन मिलती थी अगर वाइट ये चीज़ चाहती हैं तो। अब रोज़ा पार्क जो थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वीमेंस थी। काफ़ी पूरा दिन काम करने के बाद में थक के जब वो बस में बैठी तो उसने एक इंग्लिश को, वाइट को अपनी सीट देने के लिए मना कर दिया 1 दिसंबर 1955 को। और उसका रिफ्यूज़ल जो था उस दिन वो काफ़ी एक बड़े एगिगेशन के बीच में कन्वर्ट हो गया। सो उस एगिगेशन के कारण से सिविल राइट मूवमेंट आई। ये सिविल राइट मूवमेंट 1964 में आई, जो कि प्रोहिबिशन उसने कर दी कि डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में उनके स्कूल्स भी अलग होते थे और उन्हें सेपरेट स्कूल्स में जाना पड़ता था। अमेरिकन लोगों के पास ज़्यादा फैसिलिटी होती थी, अफ्रीकन के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं भी होती थी। बहुत ही कम फैसिलिटी या फिर ना के बराबर ही फैसिलिटी होती थी। एक्सर्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कई तरह के प्रोहिबिशन किए गए हैं। सबसे मेन ये है कि स्टेट जो है वो किसी भी सिटीज़न के साथ में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के नेम पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी सिटीजन ग्राउंड पे जो है वो किसी भी धर्म का हो, हर एक के पास इक्वल राइट्स हैं। वो इजीली एक्सेस कर सकता है किसी भी शॉप पे, किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल के बीच में, हर एक एंटरटेनमेंट के बीच में। वो किसी भी वेल को, टैंक को, बाथिंग घाट जो पब्लिक प्लेसेस पे बने हुए हैं उसे यूज़ कर सकता है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। कोई भी कंट्री ऐसे डिस्क्राइब नहीं की जा सकती कि वो फुल्ली डेमोक्रेटिक है। कम्युनिटीज़ जो होती है, इंडिविजुअल पर्सन जो होते हैं, ये ही डिपेंड करता है कि वो कैसे पुशअप करते हैं इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कि जो यहाँ पे इशू है वो कवर हो सकें। सेंट्रल जो है इस स्ट्रगल का, वो हर एक पर्सन अलग अलग है। हर एक पर्सन अपनी डिग्निटी, दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन करके रख सकता है।
इस बुक में हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि कैसे इन इश्यूज़ जो थे इक्वालिटी को लेके उसे फेस किया गया है और कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री जो है इंडिया हमारी बन पाई है। तो जैसे आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि वेदर इक्वालिटी जो है वो ऑल पर्सन्स के पास है, पर फिर भी डिग्निटी जो है उसे मेंटेन करके रखने के लिए, अपहेल्ड करने के रखने के लिए हमें एबल होना होगा। सो आई होप सो सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।